बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं AH शो। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से लाहौर में मुक़ीम हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ शख्सियात के पास हम जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ़ कराता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के रहनुमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर वेलकम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। प्लेजर इज़ ऑल माइन जी। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल कैसी चल रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसी ही चल रही है जैसे पाकिस्तान के अंदर सियासत चल रही है। असल में पाकिस्तान के अंदर समाज को गैर सियासी बनाने में सारी क़ुव्वतों का बड़ा ज़ोर रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे ये समाज और हमारी सोसाइटी गैर जमहूरी और गैर सियासी होती गई है, उसी तरह सियासी जमातें भी कमज़ोर होती गई हैं। और इन 50 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा जो तवानाई लगाई गई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने पे, इसे कमज़ोर करने में, इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने पे ये रहा है। और इसकी बुनियादी वजह ये रही है कि अवाम को जो सियासी शऊर दिया था, समाज को जो सियासी बनाया था, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। तो इसकी पादाश में उन्हें भी तख्ता-ए-दार पे झूलना पड़ा है और पीपल्स पार्टी भी इनके नज़दीक हर वक्त तख्ता-ए-दार की है हकदार, और इसीलिए हर वक्त प्रोपेगेंडा भी है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि उनकी ख़ुद से उम्र माशाल्लाह सिर्फ 32 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा पाकिस्तान के इश्यूज़ को समझते हैं और उनके हल का ना सिर्फ एक जज्बा रखते हैं, अहलियत रखते हैं, और बिल्कुल दलेर लीडर हैं। जो भी पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उनमें वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, अगर मगर नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का फ्यूचर भी उसी तरह रोशन है जिस तरह पाकिस्तान का है। अच्छा, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी थी, तो क्या आप समझते हैं कि आज की पीपल्स पार्टी भी वही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी थी, या आज की पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज़ कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ? देखिए, कभी भी नहीं होता कि आप कहेंगे कि ये आज की पीपल्स पार्टी वही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी होते तो पार्टी उस तरह ना होती। हालात हैं और होना भी नहीं चाहिए। ये तो नहीं कि जो 1970 के हालात हैं आज 2020 में वो हालात बदल जाएं लेकिन हम पीपल्स पार्टी 1970 वाली ले रही रहेगी, ऐसे नहीं होता। तब्दीली होती है मोहतरमा के दौर के अंदर। अब देखें ना, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में किसी पॉलिटिकल लीडर की इतनी जद्दोजहद नहीं है जितनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की है। 30 साला बड़ी अजीम और शानदार जद्दोजहद है। अब उनके दौर में पीपल्स पार्टी डिफरेंट थी, प्रेसिडेंट जरदारी के दौर में पीपल्स पार्टी डिफरेंट रही, अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए पार्टी डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से पार्टी एक तरह से नहीं होती, डिफरेंट होती है, हालात के तहत होती है। लेकिन ये है कि एक बदकिस्मती रही है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कि पाकिस्तान को अब कोई नेशनल लीडर मुयस्सर नहीं है। अब कोई ऐसा नेशनल लीडर नहीं है कि वो मुल्क के एक कोने से आवाज़ दे और आखिरी कोने तक उसकी आवाज़ सुनी जाए। और इसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमने ख़ुद अपनी कौमी लीडरशिप को ख़त्म किया है, उसके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, सियासी तहरीकों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है, सियासी नज़रियात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है। तो उससे ये नुकसान हुआ है और मोहतरमा की शहादत से बड़ा सारा नुकसान। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि थोड़े अरसे के अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी पॉलिटिकल होती जाएगी तो फिर वाहिद ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, हो सकती हैं किंग्स पार्टीज़ हो सकती हैं, लाडली पार्टीज़ हो सकती हैं, बनाई जाने वाली पार्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन अवामी पार्टी एक है। देखिए ना, 50 साल हो गए, 52 साल, 53 साल, कोई मुझे बताएं कि जिसने ये पीपल्स पार्टी वाली बात की हो। ताकत का सरचश्मा आवाम है, बाकी तो सब है, लेकिन ताकत का सरचश्मा आवाम है, ये किसी ने नहीं कहा। अब इसी की जैते हैं, कोई कहता है कि दो नहीं एक पाकिस्तान आवाम के लिए, ये उसी की कहीं ना कहीं सादी, और कोई कहता है वोट को इज्जत दो, तो ये वही चीज़ें हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपने ताकत का सरचश्मा आवाम, ये शुरू से पीपल्स पार्टी का नारा है, वही आवाम आज सिंध में आप देखें कि सैलाब और क्या हालात बन चुके हैं सिंध में,
ख़ुसूसन वैसे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी हालात हैं, लेकिन सिंध के जो हालात हैं, आपकी गवर्नमेंट को इतने 11 साल का तकरीबन अरसा भी हो चुका है, तो उसके बाद भी ये हालात है, तो ताकत का जो सरचश्मा जिसको आपकी पार्टी कहती है, तो अब उस अवाम के लिए क्यों नहीं ऐसे कोई इकदाम किए गए, क्यों नहीं ऐसे इकदाम उठाए गए कि इन हालात का सामना ना करना? देखिए, बिल्कुल आपने जैसे ख़ुद बताया, ये इस वक्त जो सैलाबी कैफियत है बारिशों की वजह से या वैसे मौसमी तग़य्युरात की वजह से, ये तो शुरू है वहाँ से, सवात में है, मालाकंड सारा है, जनूबी पंजाब है, सब है, लाहौर है। लेकिन एक फ़र्क आपको नज़र आया कि ये सूरत हाल हर जगह पे है, लेकिन एक लीडर है और एक वज़ीर आला है जो 5 दिन से उनके पास बैठा है। अगर वो टेंट में है तो वो सुबह से शाम तक उनकी बातें सुन रहा है, वो मीरपुर ख़ास में जा रहा है, वो सांगड़ में जा रहा है, वो बदीन में जा रहा है, वो लोगों से ये पिछले 5 दिन के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जो एक्टिविटीज़ हैं मुझे बताए, और कौन है जो लोगों के दुख सुख में शरीक है, और कौन सी हुकूमत है कि जो मौजूद है, कौन सा वज़ीर आला है जो बारिश के मुतासरा लोगों के पास जाके बैठ गया है, बाकी काम छोड़ के, कि प्रायोरिटी है। यही है ताकत का सरचश्मा वहाँ, कि अगर बिलावल भुट्टो को पता है कि मेरी एक डिवीज़न बारिश से मुतासर हुई है, और पहले कराची में वो रह के आए हैं, कराची के लोगों को इसके बावजूद कि इस वक्त उनका पाँव में फ्रैक्चर है, लेकिन वो उधर रहे हैं, फिर अब 5 दिन से आप देख रहे होंगे कि किस तरह वो लोगों के दरमियान मौजूद है। बहरहाल बाकी आपने जो बातें कही, मसाइल किसी भी मुल्क के हल नहीं होते। मसाइल आज अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, यूरोप में भी हैं। आप मेरे घर के बाहर आए हैं, अभी आपने ग्राउंड के अंदर पानी देखा, यहाँ पे 4-4 फुट पानी खड़ा था जब बारिश हुई थी। तो ये लाहौर है, जिसे पेरिस भी हम सुनते रहे हैं, जिसे अभी भी सुन रहे हैं जी, लाहौर सबसे तरक्की याफ्ता शहर है, तो मसला तो यहाँ पे भी है ना। तो ये असल में जो अर्बन फ्लडिंग है, ये एक दुनिया का इशू हो गया, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं इशू है, ये यूरोप का इशू है। वहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होती है तो गाड़ियाँ तैरने लगती हैं, फ्लोरिडा का भी इशू है, भारत में मुंबई का भी इशू है। तो ये आप किसी एक मुल्क का एक का नहीं कह सकते, लेकिन हमें देखना है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सी होश आई है, 3री-4थी दफ़ा उन्होंने कराची का ऐलान किया है, और उसमें बड़ा हिस्सा सिंध गवर्नमेंट का है, तकरीबन 800 अरब के करीब, और उनमें 1100 अरब में से। तो अब वो मंसूबे हैं, बेहतर होंगे, होना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट रहनुमाई और सिंध के अवाम के बजट उन्हें देते रहे तो बेहतर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये हर जगह पे ज़रूरत है। नहीं आप अगर यहाँ देखते हैं, क्या पिंडी में पानी इशू नहीं है जब बारिश होती है? क्या आपका नाला ले इशू नहीं है? अगर वहाँ पे गुज्जर नाला है तो ये भी है, हमारे भी यही इशू है। दूसरे है, क्या मर्दान नहीं डूब जाता, क्या पेशार नहीं डूब जाता? वहाँ पे भी तो 8 साल हो रहे हैं हुकूमत को, तब्दीली की लहर को, और क्या हाल होता है वहाँ पे भी। इधर भी हमारे अंडर पासेस लाहौर में हमें बड़ा तरक्की का शोरों हो गया है, लेकिन वैसे मैं समझता हूँ कि मीडिया का दिल सिर्फ कराची के साथ धड़कता है। हम लाहौर वाले बदनसीब हैं कि हमारे बारे में वो बात नहीं उठाते। कराची में चींटी भी मर जाए तो ये खबर है, और यहाँ पे हाथी भी मर जाए तो खबर नहीं। बस यही खबर है ना। देखें, अब वहाँ पे कुत्ते ने काटा और हेडलाइन बन गई। यहाँ पे अब पंजाब में कुत्ते भी ज़्यादा हैं, भौंकते भी ज़्यादा हैं, काटते भी ज़्यादा हैं, ये खबर नहीं बनती। पता नहीं पंजाब के कुत्तों के साथ कोई साजबाज है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब मैं ज़रा हुकूमत की तरफ आऊँगा। 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया इस हुकूमत को, तो आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत ने किस हद तक अपने वादों में कामयाब हो चुकी है, और क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? देखिए, असम्बली को 5 साल पूरे करने हैं। हुकूमत के बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता, अगर तो ये सिंपल मेजॉरिटी लेके आए होते तो इनका हक है। जैसे ये KP असम्बली में PTI की अक्सरियत है, उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन इस हुकूमत को मैंडेट नहीं है। इस हुकूमत के जब तक इत्तेहादी रहेंगे साथ, अगर मेंगल साहब छोड़ते हैं, कल को 1-2 पार्टीज और छोड़ती हैं, तो इनके पास तो आके नहीं रहेगा ना। असेंबली को मुद्दत पर पूरी करनी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी का स्टांस है, हमारी कोशिश भी ये है। लेकिन अगर आप मैनूवरिंग करेंगे, पार्लियामान को काम नहीं करने देंगे, पार्लियामान की बालादस्ती के ऊपर हमला आवर होंगे, प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामान का मजाक उड़ाएगा, उसे बेवकार करेगा, उधर आएगा नहीं, जैसे कहते थे कि मैं बुध को आके सवालों के जवाब दूंगा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इनके मुद्दत पूरी करने की। जहाँ तक अब हालात हैं 2 साल के, वो आप लोगों के सामने। पाकिस्तान की इकॉनमी में नेगेटिव ग्रोथ 72 ईयर्स में नहीं हुई। ये इसी हुकूमत का सारी मेहनत है 2 साल के अंदर कि आपकी इकॉनमी 5 पॉइंट कुछ से इस वक्त माइनस पे आ चुकी है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है।
यहाँ पर आप ये साल की रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसकी कॉपियाँ कभी इमरान खान साहब कंटेनर से लहरा के दिखाया करते थे, अब उसकी बात ही नहीं करते। अच्छा, अब हमें बड़ी देर हो गई है इमरान खान साहब के मुंह से सुने हुए कि अब पाकिस्तान के हर बच्चे के ऊपर कितना कर्जा है। वो जो रोज़ बताया करते थे हर बच्चा 1,10,000 का मकरूज़ हो गया, अब नहीं बता रहे। ये वाहिद हुकूमत है कि जिसने 2 साल के अंदर हमारी और PMLN की गवर्नमेंट से ज़्यादा इन्होंने कर्ज ले चुकी है। हमारी हुकूमत अगर रोज़ाना का तकरीबन 5 अरब कर्ज ले रही थी और PMLN की गवर्नमेंट 8 अरब ले रही थी, ये 15 अरब ले रही है। अब आप उसके बाद बताएं कि किस तरफ से दुरुस्तगी है। ये तो बड़ी बातें हैं ना। इकॉनमी पे कहूँगा लोगों को समझ, आज महंगाई के क्या हालात हैं, आज बेरोज़गारी के क्या हालात हैं, आज कारोबारी तबका किस तरफ बैठा है। आज मुझे ये बताएं कि ये आए थे कि प्रोटोकॉल नहीं होगा, कौन सा बंदा प्रोटोकॉल नहीं लेता। मैं कल एक सेमिनार में था, इनके अक़लियती वज़ीर है, मैं उनका नाम भी नहीं जानता पंजाब में, मैं फ़र्स्ट टाइम उन्हें देखा है, और उनके साथ कोई 16 के करीब लोग थे सिक्योरिटी वाले, बंदूकें तान के खड़े थे 4 दीवारी के अंदर, और मैं हैरान हो रहा था। आम से आदमी थे वो बेचारे, कोई भी नहीं उन्हें जानता मेरे ख्याल से, इवन PTI के लोग भी नहीं जानते। मुझे पूछना पड़ा कि ये साहब कौन है जिन्हें इतना इसके, पता चला जी ये वज़ीर हैं ह्यूमन राइट्स के और माइनॉरिटीज़ के पंजाब के अंदर। प्रोटोकॉल उसी तरह, क्या इमरान का प्रोटोकॉल नहीं है, अलवी साहब का प्रोटोकॉल नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बन गया? क्या गवर्नर हाउस ख़त्म हो गए? क्या चीफ मिनिस्टर हाउस लाइब्रेरीज़ बन गए? क्या 18 वज़ीर हो गए? अब तो 18 गैर मुंतखब मावरीन खसूसी हैं, और वो मावरीन खसूसी ऐसे हैं जिनके लिए पाकिस्तान का कानून बदल रहा है कि डुअल नेशनैलिटी वाले को हक़ है। पहले इमरान खान साहब कहते थे इन्हें बाहर निकालो, इन्हें कोई हक़ नहीं है, इन्होंने किसी और मुल्क का हल्फ उठाया है। अब वो वज़ीर आज़म हाउस चला रहे हैं। वो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं जो इमरान खान साहब के ज़ाती मामलात में भी, आपको पता है रेहाम खान के साथ जब डिवोर्स हुई थी तो इन्होंने सारा वो लेन देन किया था, कितने पैसे देने, ये ऊपर नहीं है, कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ नहीं है, इन्होंने किया था जुल्फ़ी बुखारी ने। तो आजकल हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, धड़ाधड़ पैसा UK में इमरान खान की जो फैमिली है उनके अकाउंट्स के अंदर शिफ्ट हो रहा है, कौन पूछने वाला है? अमेरिका में अलीमा खान के अकाउंट्स में शिफ्ट हो रहा है, कौन पूछने वाला है? तरीन साहब 300 अरब का चीनी में, 300 अरब का आटे में, ऑयल में 300 अरब का लूट लाट के बाहर जाके बैठ गए हैं। खुसरो साहब यहाँ पे धड़ल्ले से लूट मार मचाई हुई है, पूछने वाला कौन है? बाजवा साहब ज़रा बेनकाब हुए थोड़े से तो वो भागते भागते गए कि मेरा रिज़ाइन ले लें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा छोड़े, हम सारे ऐसा अवाम में सारे नंगे हैं, मैं भी करप्ट, मेरी बहन भी करप्ट, मेरे वज़ीर भी करप्ट, मेरे मावनीन खसूसी भी करप्ट, आप क्यों कर रहे हैं? तो ये हालात हैं इस मुल्क के। तो आप खुद बताएं कि किसी एक जगह पे एक वादा इमरान खान का कोई आपको पूरा होता नज़र आता है? कोई भी एक चीज़ बता दें। वो कहते हैं ना कि सरे मिंबर ये वादों के महल तामीर करते हैं, सिलेक्टेड कुछ नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। फ़कत तकरीर करते हैं। जी। साहब के ख्याल में सिर्फ तकरीर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अपोजिशन तो पहले दिन से जो है ना, बस इनका काम है सिर्फ हम पे तनकीद करना। कभी अपोजिशन कोई संजीदा होकर हमारे पास आए तो सही, हमारे साथ काम करे तो सही, काम करने के लिए तैयार तो हो। अच्छा, मैं आज की मिसाल नहीं देता, पहले दिन की मिसाल देता हूँ। पहले दिन असेंबली में इमरान खान साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो आए, तीनों की तकरीरें निकाले, रिकॉर्ड पे है किसने गालम गलोच की है और किसने मुल्क के मसाइल के ऊपर हुकूमत को कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, भले तुम सिलेक्टेड हो, लेकिन क्योंकि हम इस पार्लियामान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम सपोर्ट करेंगे। किस तरह ये इमरान खान कहते हैं जी पहले दिन से किसी ने नहीं माना? अभी तक मुझे किसी अपोजिशन लीडर की वो ज़ुबान बता दें जो इमरान खान अपोजिशन लीडर्स के बारे में, या जब ये अपोजिशन में थे तो हुकूमत के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। मतलब ये क्लिप्स है ना, निकालें, आप लोग यंग लोग हैं, निकालें ज़रा और करें मुवाजना कि क्या लैंग्वेज है बिलावल भुट्टो की एज अपोजिशन लीडर, या इवन शहबाज शरीफ की। इनके बारे में मैं समझता हूँ उन्होंने तो अपोजिशन की ही नहीं, वो तो बिल्कुल इन्हें इतना रिलीफ दिया हुआ है उन्होंने 2 साल से कि ना वो असेंबली में आते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना किसी किस्म की ट्विटर भी बंद हैं, मूवमेंट्स भी बंद हैं, टेलीफोन भी बंद है। मेरे ख्याल से दोनों का मुकाबला है कि पिया मन कौन भाई। अब दोनों इसी में हैं, दोनों जो हैं सुहागने, उनकी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा दरा। तो मरियम नवाज़ को आप कहाँ देख रहे हैं सारे सिनेरियो?
देखिए मरीम नवाज़ पे मुझे एज अ पॉलिटिकल वर्कर एक तवक्को थी कि जब वो बात करती थी कि वो इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से, तो हम समझते थे कम से कम थोड़ी सी इनकी पॉलिटिक्स जो होगी वो मुज़ाहमती होगी। लेकिन मैं इसे मुज़ाहमत नहीं समझता कि आप ऑन ऑफ के स्विच के साथ चलें, कभी खुशी कभी गम, ऐसे काम नहीं चलता। ये जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर आपको एक मौक़िफ़ देखे ना, दिल तो उनका करता है 50 साल की उम्र में कि शेर ये लगे कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, लेकिन वो जो 24 साल की लड़की अपने बाप की शहादत के बाद सक्खर जेल में मौजूद थी, वो ये नहीं कहती थी कि हमें ज़िंदा लीडर चाहिए, वो कहती थी कि मेरी ज़िंदगी भी चाहिए अवाम को तो मैं दे दूँगी, और उसने दी, उसके बाप ने दी, उसके भाइयों ने दी। तो जब आप अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन जब 74-75 साल की उम्र में भी आप अभी ख्वाहिश रखें कि हमने ज़िंदा ही रहना है और कोई 49 साल की उम्र में जान देने पे मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो, तो फिर कम से कम वो मिसरे इस्तेमाल ना करें। मरियम बीबी से तवक्कुआत थी, अब भी है, पंजाब के लोगों को है, पंजाब का एक अपना मिजाज है। पंजाब में जिसे शेर कहते हैं शायद भागने वाले को कहते हैं, मेरी लुगत में खड़े होने वाले को शेर कहते थे, साबित कदम को कहते थे। पंजाब के शहजादे लोग हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, लाहौरिया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हम अब बुल्ले शाह वाला पंजाब और बुल्ले शाह वाला लाहौर नहीं है। अब हमारा शाह हुसैन वाला वो नहीं है, गम के दुखा दी रोटी ते सूला दा सालन, तो हम अब और तो मॉडर्न हो रही है। ठीक है, आपने शेर के भागने और शेर के खड़े होने की बात की, तो मियाँ साहब वापस आएंगे? देखें जी, पहले भी मियाँ साहब ने 10 साल इलाज करवाया था दिल का जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो जब उनका दिल किया था फिर आगे, अब भी दिल का इलाज करवा रहे हैं, जब दिल करेगा आ जाएंगे। अल्लाह ताला उनके दिल को भी मजबूत करे और उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र अता करे जी। हमने तो लीडर खोए हुए हैं, हम सबके लीडरशिप के लिए दुआ करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी लीडरशिप तो बस वो कहते हैं ना मिले जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, जाम खाली नहीं रहते कभी सुकरातों के। वाह वाह, बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें की आपने। अच्छा, जो एक पंजाब में आपने अभी अपोजिशन की भी बात की, शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी आपने कहा, तो अपोजिशन भी कोई हमें मजबूत नहीं नज़र आ रही, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से हो। जिस तरह ऐसे आप देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी कुछ तनाज़ात रहे अभी अपोजिशन के हवाले से कि अपोजिशन हमारा उस तरह से साथ नहीं दे रही। कुछ बिल्स ऐसे थे जो जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के लोग भी मौजूद थे, जो बिल्स इनकी मशावरत से और इनके कहने पर उनके साथ थे, वो बिल भी मंजूर किए गए। तो अपोजिशन क्यों नहीं ऐसा स्टांस ले रही, और अभी तक तो एपीसी एक मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही अपोजिशन से, तो अपोजिशन भी बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। देखिए, एपीसी एक अलहदा मामला है, होनी चाहिए। अगर अपोजिशन मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, कमियाँ रह सकती हैं सबकी पेस में। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल से पेस का फ़र्क है। मौलाना साहब की पेस बड़ी तेज़ है। वो पहले दिन से कहते थे असेंबलियों में ना जाओ, बाइकआउट कर दो, असेंबलियाँ ख़त्म हो जाए, निज़ाम ख़त्म हो जाए। पीपल्स पार्टी इस पर कायल नहीं थी। PMLN की पेस बहुत स्लो है, उन्होंने तो असेंबली में आना, बात करना ही छोड़ दिया है, किसी इशू पे आती नहीं है। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी एक पेस पे खेल रही है जिससे निज़ाम भी चले और हुकूमत को एक्सपोज होने का भी, आवाम के सामने एक्सपोज भी हो, और दूसरा एक जमहूरी तरीके से पॉलिटिक्स की जाए। अब देखें ना, इस इल्ज़ाम के अंदर हमारे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। अगर कवानीन के ऊपर देखें, पार्लियामेंट है, मुखालिफ हुकूमत है, लेकिन वो हमारे मंशूर में भी अगर कानून होगा तो हम उस पर तो सपोर्ट करेंगे ना। अगर कोई आवाम की सहूलत के लिए या रियासत के ज़रूरत और इस्तेहकाक के लिए ज़रूरी है, वक़ार के लिए, तो कानून साजी होगी। मैं FATF की आपको मिसाल देता हूँ। हम FATF की कानून साजी में साथ हैं गवर्नमेंट के। फाटा की कानून साजी की, FATF में हम ये कहते हैं कि आप आम लोगों के बुनियादी हकूक़ पे नज़र ना रखें। जिस तरह भाई उसके आड़ में आप आम लोगों को गिरफ्तारियां करें, तो ये हम इजाज़त नहीं देंगे। पहले हमारा ये जो फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस हैं मुल्क के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हम इस पे इजाज़त नहीं देंगे। बाकी हम करेंगे, हम समझते हैं FATF हम ज़िम्मेदार लोग हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है, कुर्बानियाँ रही हैं, तो हम तो FATF पे कानून साजी पे साथ देंगे। तो अब इस पर मौलाना साहब को इस पर नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि असेंबली के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कौन कर रहा है इशूज़ के ऊपर, कौन टफ टाइम देता है बजट पे, कौन प्राइम मिनिस्टर को, कौन वज़रा की कारकर्दगी, वो पीपल्स पार्टी कर रही है और तो कोई नहीं कर रहा। तो अब इस पर भी मेरे ख्याल से
APC अब तो 20 सितंबर को हो रही है हमारे पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, तो उम्मीद है कि बेहतर होगा। लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रोल जो अदा करना है वो PMLN को करना है, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है शहबाज शरीफ ईमान के अंदर दबंग आवाज़ है, उनसे स्ट्रॉन्ग किसी ने बातें नहीं की हैं, लेकिन वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, उनका इस्तेकाक नहीं है। वो खड़े हों तो उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। ये इस्तेकाक या प्राइम मिनिस्टर का है और या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है। लेकिन बदकिस्मती है इस असेंबली की कि दोनों जो लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो दोनों असेंबली को वक्त नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मतलब APC से थोड़े भागते हुए नजर आते हैं। कभी कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी जो है वो चेयरमैन बिलावल साहब की कंधों पर देना चाहता हूँ। तो ये क्या मतलब वो ये तो मेरे ख्याल से उनका एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 2 साल से बिलावल साहब ने जितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की है, तो ये मेरे ख्याल से मियां शहबाज शरीफ ने कॉम्प्लीमेंट दिया है चेयरमैन बिलावल को कि जिस तरह दिया गया सोशल मीडिया पे वो देते रहे। लेकिन नज़र तो ये आता है कि मैं नौजवान कंधों पे जिम्मेदारी डालूंगा, ये उठा सकते हैं। तो इसका मतलब यही रहा कि इन्होंने 2 साल को ये इंस्पायर हुए बिलावल साहब के रोल से, बड़ी बात है। बाकी देखें, नीयत पे पीपल्स पार्टी कभी शक नहीं करती है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं अभी ये पिछले दिनों, आपको पता है, मिल के आए हैं लीडरशिप से, प्रेसिडेंट जरदारी से, चेयरमैन बिलावल साहब से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद ये फैसला हुआ 20 सितंबर की मीटिंग। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं क्या जो PMLN है कम से कम उतना अपोजिशन का रोल अदा कर लें जितना ये हमारे खिलाफ करते थे। जब हमारे इत्तेहादी थे तो मीनारे पाकिस्तान पे पंखे जलना और लॉन्ग मार्च और बैठने नहीं देंगे, रोज़ जलसा जुलूस, कम से कम उतनी तो कर लें। अब आप बड़ी अपोजिशन पार्टी है उस वक्त, तो आप हमारे इत्तेहादी थे, हमारी वजह से आप वज़ीर आला थे तो अपोजिशन करते थे। तो आज आपको अपोजिशन करनी चाहिए। अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत चंद मिनटों की मेहमान होगी। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाऊँगा। आपने भी बात की जो मुलाकात हुई कराची में, तो शहबाज शरीफ साहब के बयानात कि मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, जरदारी साहब के भी कुछ ऐसे ही मियां साहब के बारे में बयानात थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप फिर दोबारा से उन बयानात को भूल के आपस में मिल बैठे? देखिए, मेरे ख्याल से बैलेंस करने के लिए ना ये नहीं कहना चाहिए। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ जरदारी साहब की एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में ऐसी हो जाती है वालों से है, तो मुझे कोई बता दें। नहीं, कोई ऐसी नहीं है। वो एक शेर के बारे में है कि ये दरिंदा है और ये चीर फाड़ करता है, ये उनके शेर जो उनका स्लोगन वो है, सिंबल है, उसके बारे में है। ये नवाज शरीफ के बारे में भी हमने कभी कोई पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं है किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने का। मियां शहबाज शरीफ ने की हैं बातें और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, और अब अगर वो चल के चले गए हैं तो प्रेसिडेंट जरदारी की आला ज़रफ़ी है कि वो घर के बाहर आए हैं, उन्हें झुक के उनका इस्तकबाल किया है। तो जब शहबाज शरीफ साहब चल के आ गए और पहले भी माजरत कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हमें अब उन्हें नहीं जताना चाहिए कि आपने पहले ऐसा क्यों कहा। ये आला ज़रफ़ी होती है। अगर किसी ने कोई बुरी बात कही भी हो तो सियासत जो है ये मेरे ख्याल से आवाम के लिए आपको कभी बैठना पड़ता है इकट्ठा। आपका असल इशू जो होता है आपका मंशूर है, अवामी हकूक़ है, और हर पार्टी अपने तय पॉलिटिक्स करती है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं। जिन्ना साहब को लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भी बैठना पड़ता था जिसके खिलाफ जदोजहद कर रहे थे, गांधी जी के साथ भी बैठना पड़ता था। तो ये तो पॉलिटिक्स है। कभी इमरान खान साहब खुर्शीद शाह के पीछे भी खड़े हुए थे, आज उन्हें 1 साल से जेल में बंद किया हुआ है। कल तक वो उनके लीडर थे, आज वो उनके कैदी हैं। तो ये सियासत है। कल तक वो जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे वो आज सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। जिसे चपड़ासी नहीं रखना था वो आज आंखों का तारा ओपनर बैट्समैन है। जो थे दहशतगर्द कातिल जिन्हें केस करने पहुंच गए थे लंदन, अब उनके बंदों को पकड़ते ही नहीं है। अब आपकी हुकूमत है। तो सियासत है, सियासत में होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर है कि पॉलिटिशियंस ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें जिससे उनका भी कद गिरे, सियासत भी पॉल्यूट हो और वैसे भी लोगों की नज़र में भी बुरी बात हो। ठीक है बैरिस्टर साहब, पंजाब से वापस लेना पड़े तो इन दोनों में से किसको लेंगे, नदीम अफजल चंद साहब की शौकत बसरा साहब? देखिए, ये तो क़यादत की स्वाबदीद है। आपके अपने ख्याल में आप चाहें कि यार इसको वापस ले लें, आप रिक्वेस्ट करें चेयरमैन साहब से कि यार इनको वापस ले लेना चाहिए? मेरे ख्याल से अब वापसी किससे आगे निकलना चाहिए। अच्छा, अब पंजाब के अंदर अगर हम एक शौकत बसरा बना सकते हैं तो हम 200 शौकत बसरा बना सकते हैं। शौकत बसरा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि बनाना मुश्किल हो। अगर नदीम अफजल चंद
की जो सबसे बड़ी बात थी वो उनकी वफा थी। तो अगर वो उससे आरी हो गए हैं तो मेरा क्या, पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो 200 नदीम अफजल चंद पंजाब के अंदर बना सकती है। अब मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अनीस शाह को, आप जैसे नौजवानों को इस जगह पे लेके आना चाहिए कि शौकत बसरा और नदीम अफजल चंद भी रश्क करें कि हमने ये पार्टी क्यों छोड़ी थी। ठीक है, ठीक है। वैसे तो आकर मैं चंद नाम लूँगा, आपने उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ या आप उनको कोई नसीहत भी कर सकते हैं। अभी जिनकी बात हुई सबसे पहले शौकत बसरा साहब, मुंह बंद रखा करें, बहुत खोलते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, बोला करें जब ज़रूरत आवाम को होती है उस वक्त बोला करें। शहबाज शरीफ साहब, सिर्फ वज़ीर आला की हद तक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपोजिशन लीडर नहीं है। अपोजिशन लीडर नहीं है। नहीं। शेख रशीद साहब, सियासत के माथे पे काला धब्बा। ठीक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उम्मीद सहर। उम्मीद सहर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, विजडम, ओनली विजडम। ओके। आखिरी नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शर्मिंदगी चेयरमैन। पाकिस्तान की। वैसे साहब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आपने हमें वक्त दिया। और जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि जो बहुत अरसे से सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं, और सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे बहुत दफ़ा ये सवाल होते हैं, और लोग यही पूछना चाहते हैं कि आज की पीपल्स पार्टी, उस दौर की पीपल्स पार्टी। तो आज बैरिस्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उन तमाम सवालात के जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको इन तमाम जितने भी जवाब इन्होंने दिए इससे आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हो चुकी होगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।